Bismillahirrahmanirrahim. I am Sharjeel's mother. Today I am going to tell you about Sharjeel's struggle with his fatal disease thalassemia. शर्जील ने अपनी थैलेसीमिया एक बहुत ही मोहलिक बीमारी है। ये असल में एक ब्लड डिज़ीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है। इसमें होता क्या है कि आपके बॉडी में जो ब्लड होता है वो कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इस बीमारी में जो रेड सेल्स हैं आपके बॉडी में वो नहीं बन सकते, उसकी वो डिफेक्टेड होती है, इसलिए वो बना नहीं सकती। मैरो, जो बोन मैरो आपकी बॉडी में होती है वो रेड सेल्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन इनकी जो मैरो होती है वो डिफेक्टेड होती है, वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए बॉडी में रेड सेल्स नहीं बनते। रेड सेल्स का फंक्शन होता है कि वो जिस्म में ऑक्सीजन जो है उसको सप्लाई करें, उसकी जो कंट्रोल करती है ऑक्सीजन लेवल को। तो जब रेड सेल्स नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो इस तरह जो जिस्म है वो वीक होता जाएगा। तो इसी तरह इनकी HB लेवल जो है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। तो इनको हर 15 से 20 दिन के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जो ब्लड होता है वो भी इसमें इनको रेड सेल्स लगाए जाते हैं ताकि वो दोबारा से अपने फंक्शन शुरू कर सकें। शर्जील जब 3 मंथ्स का था तब हमें डायग्नोज़ हुआ कि शर्जील को थैलेसीमिया मेजर है। इससे पहले मैं थैलेसीमिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इवन आई डोंट नो द नेम ऑफ थैलेसीमिया। लेकिन इसके बाद मैंने इसकी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट की और इसके बाद रिसर्च करना शुरू किया कि ये बीमारी क्या होती है, इसमें किस तरह से बचाव किया जा सकता है, हम किस तरह इस बीमारी में अपने बच्चों को इससे महफूज कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये सारा प्रोसीजर जो है मुझे बाद में मैंने इसके बारे में जाना। 3 मंथ्स की एज में शर्जील जो है वो उसको इसकी कलर जो है फेंट होना शुरू हो गया, पेल होना शुरू हो गया, इसका स्टमक जो है वो अपसेट हो गया। हम समझे कि शायद इसको स्टमक का इशू है। हम लोगों ने इसको यहाँ पे डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद साहब के पास लेकर गए उकाड़ा में। उन्होंने हमें डाउट शो किया कि इसको थैलेसीमिया मेजर है। फिर उन्होंने हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफ़र किया। वहाँ पे हम लेकर गए तो वहाँ पे ये प्रूव हो गया इसकी टेस्ट से कि इसको वाकई ही थैलेसीमिया है। फिर हम इसको डॉक्टर जवेरिया मनान जो हैं हमारी जो स्पेशलिस्ट हैं इस बीमारी की, उनके पास लेकर गए। उन्होंने फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्होंने हमें ये बताया कि इसका जो इलाज है वो तो ये है कि हम या तो इसको टाइमली हर 15 से 20 दिन के बाद जो है वो पैक्ड सेल्स या रेड सेल्स जिनको कहते हैं वो लगवाएं, या फिर दूसरा जो प्रोसीजर होता है वो है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट का तरीका, ट्रांसप्लांट बहुत ही एक तो महंगा है और दूसरा उस वक्त 6 साल पहले की बात है, उस वक्त ये सिर्फ इस्लामाबाद और कराची में होता था। लाहौर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पर ये ट्रांसप्लांट हो सके। I'm a little bit puzzled because it's very first time. तो उस वक्त हम लोग फाइनेंशियली तौर पे भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर होता है और एक बहुत ही रिस्की प्रोसेस होता है। तो उस वक्त शर्जील अकेला था, इसके लिए हमें डोनर की भी ज़रूरत थी। जो इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हमें मैरो की ज़रूरत होती है वो उसी का मैच हो सकता था जो इसका अपना बहन भाई हो या इसका करीबी रिश्तेदार, मीन उसके फादर मदर, या इसके ज़्यादा बेहतर जो चांसेस थे सक्सेसफुल के वो यही थे कि इसके अपने बहन भाई में से कोई इसको साथ मैच होता। तो हमने 2 साल तक तो इसका यही प्रोसीजर रहा। हम इसको हर मंथ जो है वो ब्लड लगवाते रहे। ये अभी छोटा सा था, 3 मंथ्स का था। हॉस्पिटल में पहले ये डरता भी था, इंजेक्शन नहीं लगवाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये यूज्ड टू हो गया। फिर हम इसको वहाँ पे जाते थे, इसका प्रोसेस ये होता था कि पहले हम इसकी टेस्ट दे करते थे, सैम्पलिंग होती थी, उसके बाद जो है वो ब्लड में से वो रेड सेल्स अलहदा किए जाते थे, उनको सारा प्रोसेस होता था स्क्रीनिंग का, वो तकरीबन 2 घंटे का होता था। 2 घंटे के बाद जाके इसके वो रेड सेल्स प्रिपेयर होते थे, फिर वो हम इसको लगवाते थे। वो भी लगवाने से पहले इसको स्पेशल फ़िल्टर हम यूज़ करते थे जो उसमें से फ़िल्टर होके सिर्फ जो है रेड सेल्स इसके बॉडी में पहुँचें, क्योंकि अगर इसके साथ ब्लड के साथ दूसरे जो इसके पार्टिकल्स वगैरह हैं वो अगर आ जाएँ तो फिर वो एंटी बॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, उनसे रिएक्शन भी हो सकता था। तो इसलिए हमें बड़ी इसके साथ केयरफुली हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़ा। और ये प्रोसेस भी यहाँ पे उकाड़ा में नहीं था, ये भी हमें लाहौर जाना पड़ता था। 2 साल तक तो हम इसको इसी तरह ब्लड लगवाते रहे।
अब ब्लड लगाने के बाद इसका जो प्रोसेस, जो इसको हम मेडिसिन्स वगैरह देते थे, वो इसकी एक तो आयरन मेंटेन जो करना होता था। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब बॉडी में ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाए, आम लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें तो जो आयरन लोग चलते फिरते में यूज़ हो जाता है, लेकिन इनकी बॉडी में वो आयरन जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, फिर वो नुकसान पहुंचाता है। अगर वो लीवर में जमा हो जाए तो फिर लीवर को इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह हार्ट का भी मसले हो सकते थे और भी बहुत सारी पेचीदगियाँ इससे पैदा हो सकती थी। इसलिए हमें इसको कंट्रोल करना था। इसके लिए हमें आयरन निकालने के लिए उनको मेडिसिन दी जाती थी जिसको हम आयरन चिलेटन कहते हैं। तो वो टैबलेट्स हमने इसको स्टार्ट की। वो टैबलेट्स इसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, इसकी वजह से इसका लीवर जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया। फिर हम लोग परेशान थे कि अब हम इसको क्या करें। तो फिर उसका एक और प्रोसेस होता है डेस्फ्रॉल के इंजेक्शन। वो लगाए जाते हैं एक स्पेशल पंप की मदद से। जो इंजेक्शन होता है वो 10 ml की सिरिंज होती है, वो एक पंप बना होता है, उसमें वो फिक्स की जाती है और एक बैग के थ्रू वो बॉडी के साथ हम हैंग करते थे और बटरफ्लाई नीडल जो है वो लगाई जाती थी और वो इंजेक्शन तकरीबन 10 to 12 आवर्स तक चलना होता था। तो वो हमें इसको लगाने पड़े। उसमें भी इसने मुझे पहले बहुत परेशानी होती थी क्योंकि 3 इयर्स की उम्र में मैंने इसको स्कूल में भी एडमिट करवा दिया। फिर ये माशाल्लाह से स्कूल भी जाता था, इंटेलिजेंट बच्चा है और वैसे शाय था लेकिन अपना काम कंप्लीट करता था। इसने अपनी बीमारी के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को जो है वो स्पेशली कंटिन्यू किया, उसमें इसने कोई ब्रेक नहीं आने दिया। तो वो पम्प भी लगाना होता था, इसकी बाजू जो है वो स्वेल हो जाती थी कई दफ़ा। तो फिर इसको, लेकिन नेक्स्ट डे इसने कभी छुट्टी कर लेता था, कभी स्कूल चला जाता था, वो इसने अपनी मिस नहीं किए, तो वो भी इसके जारी रहे। फिर जब अब्दुल मुईद इसका भाई 1 साल का हुआ तो फिर हम उसको टेस्ट के लिए इस्लामाबाद लेके गए। वो भी टेस्ट इस्लामाबाद में होते थे। वहाँ पर हमने HLA टेस्ट होता है जो बोन मैरो की मैचिंग के लिए किया जाता है। वहाँ पे वो टेस्ट करवाया, उसमें जो है वो अब्दुल मुईद इसके साथ मैच नहीं था। उस वक्त हमें इस बात का बहुत दुख हुआ कि अब हमारे पास कोई डोनर भी नहीं है, तो अब हम क्या करें, हम शर्जील के लिए क्या, इसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अल्लाह की एक भलाई ही थी क्योंकि वो बच्चा भी सही नहीं था। अब्दुल मुईद वाज आल्सो अ पेशेंट ऑफ MPS। उसको एक और दूसरी बीमारी थी जिसका नाम है म्यूकोपॉलीसाइक्रोसिस, यानी कि ये एक एंजाइम्स डेफिशिएंसी होती है जिसका अभी तक कोई इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हो सका। डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं लेकिन ऐसा इसमें कोई मसला नहीं। उसमें उसका जो मेंटल है, मेंटली तौर पर वो एबनॉर्मल है, वो सही तरह से बात को समझ नहीं सकता और आहिस्ता आहिस्ता वो डेटरेशन की तरफ चला जाता है। तो फिर हमें एक और इसके बारे में पता चला, फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि अब हम क्या करें। फिर हम लोगों की क्योंकि फैमिली मैरिजेस थी तो इसलिए हमें डॉक्टर ने ये एडवाइस किया कि हो सकता है कि इसके कज़न्स के साथ इसका कोई कज़न जो है वो इसका बोन मैरो के लिए मैच कर जाए। तो हम इसके कज़न्स को हमने रेडी किया। इसके 7 कज़न्स थे जो इसको साथ मैच होने इसके साथ थे। कह रहे थे कि हम लोगों में से जिसका भी मैच हुआ तो हम शर्जील के लिए ज़रूर उसको मैरो डोनेट करेंगे। हम उनको लेकर इस्लामाबाद गए। वहाँ पे फिर हमने टेस्ट करवाया। उसमें से इसके अल्लाह के फजल करम से 3 जो कज़न्स थे वो 100% इसके साथ मैच थे। हमें बहुत खुशी हुई इस बात की। फिर हम लोग बड़ी वहाँ पे CMH हॉस्पिटल इस्लामाबाद भी हम लोग जाते रहे। लाहौर में डॉक्टर जवेरिया मनान तो हमारे साथ थी ही, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया इस बारे में। लेकिन उस वक्त इसका आयरन का मसला था। उन्होंने कहा ठीक है, ये अब आपके पास डोनर्स आ गए हैं, लेकिन इसका मेन मसला जो आयरन है, आयरन लेवल जो बॉडी में होता है वो नॉर्मल 500 रेंज होनी चाहिए, लेकिन इसका उस वक्त था 4000। वो उन्होंने कहा कि पहले आप इसको कम करें, लो लेवल पे लाएं, जब तक ये नॉर्मल 1000 से कम नहीं हो सकता उस वक्त हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने इसको दोबारा से यही मेडिकेशन शुरू कर दी। इसके डेस्फ्रॉल के इंजेक्शंस वगैरह लगते थे, वही टाइमली ब्लड लगवाना पड़ता था, वहाँ पे जाते थे। 3 साल के बाद हमें फातमीद इंस्टीट्यूट का पता चला कि वहाँ पर ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है, ब्लड वगैरह जो है वो अरेंज करते हैं और वही लगाते हैं। 3 साल के बाद हमने इसको वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया। वहाँ पे हम सारा इसका प्रोसेस जो है वो करवाया करते थे। फातमीद वालों के साथ हमने ये कोऑपरेट किया कि हम लोग ब्लड कैंप्स जो है वो हमने लगवाने शुरू किए। इसके फादर ने
स्पेशली इस सिलसिले में बहुत हेल्प की। यहाँ पर काड़ा में उन्होंने कई दफ़ा कैंप लगवाए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। वो यहाँ पर आते थे, ब्लड इकट्ठा करके लेके जाते थे और ऐसे बच्चों को जो है वो डोनेट किया करते थे। शर्जील का ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है, तो इसलिए हमें ज़्यादा मसला नहीं होता था। वो बी पॉजिटिव जो ब्लड है वो आसानी से मिल जाता था, लेकिन यही है कि उसके लिए स्क्रीनिंग वगैरह की जाती थी। इवन हम लोगों ने अपने घर में भी कैंप करवाया रमज़ान में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, लोग ब्लड नहीं देते, तो फिर हमने अपने घर में कैंप लगवाया। उस वक्त भी तकरीबन 40 to 50 बैग्स जो है वो यहाँ से वो कलेक्ट करके लेके गए थे शर्जील के लिए। तो इस सिलसिले में हम लोग अब भी करते रहते हैं ब्लड कैंप्स की भी। इसके फादर जो हैं वो करते हैं कि किसी, हाँ जी, यूनिवर्सिटी वगैरह में और कॉलेजेस वगैरह में कैंप्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं। ये जो ब्लड दिया जाता है वो 18 इयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो दे सकते हैं, और उनका हम ब्लड जो है वो इकट्ठा किया जाता था। फिर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस, हमें पहले हम लोग इसके बारे में बहुत सारी पता चला कि कई दफ़ा ये सक्सेसफुल नहीं भी होता है, ये नहीं होता। तो ये एक तो इसका बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, उसके बाद 100% श्योर भी नहीं थे कि बाद में बच्चा बिल्कुल ठीक हो भी सकता है कि नहीं। लेकिन हमने अल्लाह पर भरोसा किया और हमने अपनी स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू की। फिर हमें तकरीबन 2 साल पहले, जब शर्जील 7 इयर्स का था, हमें पता चला कि लाहौर नेशनल हॉस्पिटल में जो है वो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वहाँ पर कराची की NIBD इंस्टीट्यूट, जो कि सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था, उनकी टीम आई थी। उनके बारे में भी हमें डॉक्टर जवेरिया ने ही इन्फॉर्म किया, उन्होंने ही हमें वहाँ पर रेफ़र किया। हम वहाँ पर डॉक्टर तस्लीम जो है वो वहाँ की हेड थी, उनसे मिले। उन्होंने हमें शर्जील के कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई। इसको माशाल्लाह हमने बहुत केयर से किया था, इसलिए इसको कोई मसला नहीं था। वरना अक्सर जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें आयरन की ज़्यादती की वजह से उनकी शेप जो है वो डिफ़ॉर्म होना शुरू हो जाती है, दांत वगैरह जो है वो आगे को निकल आते हैं, फ़ोरहेड जो है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शर्जील को हमने बहुत ज़्यादा केयर से इसका काम किया, इसको हमने प्रॉपर्ली ब्लड जो है वो लगवाते रहे, इसलिए इसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। इसकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आई, इसका कोई बॉडी ऑर्गन जो है वो डैमेज नहीं था। तो इसलिए हमें डॉक्टर ने कहा कि ये इंशाल्लाह इसका ट्रांसप्लांट जो है वो 80 to 90% चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस आता है इसके ट्रांसप्लांटेशन का। इसका जो कज़न है वो इसके मामू का बेटा सलमान, वो इसके साथ वहाँ पर, एक तो वो लाहौर में ही रहता था, वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल था। उसके भी टेस्ट हुए, वो भी माशाल्लाह से ठीक था, वो भी प्रिपेयर था। तो उसके लिए हमें ये करना था कि हमें 1 मंथ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होना था, और उस 1 मंथ के दौरान शर्जील और सिर्फ मैंने रहना था एक ही रूम में। उस रूम से हमने बाहर नहीं जाना था, ना ही हम अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिल सकते थे और ना ही बाहर जा सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो 1 मंथ जो है हमने हॉस्पिटल में स्टे किया। जब शर्जील एडमिट हुआ, उसके बाद सेकंड डे जो है वहाँ पे इसके ट्रांसप्लांट में जो है सेकंड डे इसकी यहाँ पे CV लाइन जो है वो डाली गई थी। असल में ये जो सारा प्रोसेस होता है ट्रांसप्लांटेशन का, वो जैसे ब्लड लगाया जाता है एक ड्रिप की फॉर्म में, तो इसी तरह वो सारा जो इसकी मेडिसिन है वो उसी तरह लगती थी। तो असल में जो ऑपरेट होना था इसका वही CV लाइन का होना था। वो CV लाइन यहाँ पे जो मेन वेन होती है आपकी नेक के पास, उसने इसको ऑपरेट करना था उन्होंने। उस वक्त इसने मुझे बहुत परेशान किया। ये भी असल ऑपरेशन तो इसका वही था, वो लम्हा मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैं और शर्जील ही थे, क्योंकि बाहर थे बाकी इसके फादर, वो लोग बाहर से परेशान थे और हम लोग अंदर से कि क्या होगा, पता नहीं इसका ये ठीक होगा कि नहीं। डॉक्टर ने ये बताया था हमें कि इस बीमारी में जो इसकी मेडिकेशन है वो काफ़ी हार्ड होती है, कीमोथेरापी होती है पहले, तो वो CV लाइन के लिए इसको ये वैसे तो करवा नहीं सकता, इसलिए इसको बेहोश ही करना था। ये मेरे साथ था, मैंने मम्मा को साथ लेके जाना है, मैंने अंदर ऐसे नहीं जाना, और डॉक्टर्स कहते थे ऐसे तो हम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने इसको मेरे साथ ही बैठ के वहीं पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जो है वो लगा दिया। तो फिर इसके बाद ये अनकॉन्शियस हो गया, फिर इसको अंदर ले गए, फिर उन्होंने वो CV लाइन लगाई, वो यहाँ से लगा के अंदर डालते हैं और दूसरी वेन से यहाँ से बाहर निकलती है, और फिर इसके जो हैंड्स हैं वो फ्री होते हैं और उसी के थ्रू जो है वो सारी मेडिकेशन ड्रिप्स वगैरह जो हैं वो लगती थी। वो आ गया। उसके बाद 12 डेज़ तक इसकी कीमोथेरापी होती रही, मुख्तलिफ मेडिसिन थी,
कुछ गोलियां होती थी जो इसने एक ही टाइम में 12 गोलियां इकट्ठी खानी होती थी। वो होती इतनी छोटी छोटी होती थी तकरीबन, और वो हर इसने 4 घंटे बाद एक दिन में तकरीबन 50 टैबलेट्स जो थी वो इसने खानी होती थी। उसका प्रोसेस, उसका मकसद ये था कि जो इसकी डिज़ीज़ मैरो है उसको उन्होंने ख़त्म करना होता था कि अंदर से आपकी वो बॉडी में से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि नई चीज़, जब भी आप कोई नई फसल बोते हैं तो पहले आप ज़मीन को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, उसको साफ़ करते हैं बिल्कुल। तो इसका भी वही मसला था, यानी कि इसको बिल्कुल अंदर से क्लियर करना था। तो वो कीमोथेरापी की डोजेज़ जो थी वो काफ़ी हार्ड थी, उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते थे, मुंह ख़राब होना, पेट में दर्द होना, और भी बहुत सारे जो है उसके प्रोसेस थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शर्जील के साथ बहुत सारी दुआएं थीं और शर्जील को ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। इसकी वो सारा प्रोसेस ठीक हुआ। 12 दिन के बाद जो है इसके ट्रांसप्लांट का दिन आ गया। अब उस दिन जो है इसका कज़न जो सलमान, जिसने इसको डोनेट करना था, उसको उन्होंने पहले 4-5 दिन वो इंजेक्शन्स वगैरह लगाते रहे। उसके बाद फिर उसको उन्होंने एडमिट किया और उसके ये यहाँ पे थाइज़ में जो है वो लगाई उन्होंने सीवी लाइनी, इसी तरह की वो जैसे ब्लड लगाने के लिए ड्रिप्स लगाई जाती हैं, वही उसकी थाइज़ में वो लगाई और उससे वो उन्होंने मैरो सारा उसका कलेक्ट किया। इसकी डॉक्टर ने बताया कि इसका माशाल्लाह से प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। जो शर्जील को हमने लगानी थी, जो सलमान से उन्होंने कलेक्ट की, उसके अंदर बहुत सारे काफ़ी अच्छी मिकदार में जो थे वो सेल्स थे वो इकट्ठे हो गए। उसके बाद उन्होंने इसका ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू हुआ। ट्रांसप्लांट में ऐसे इसका कोई कट सर्जरी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जैसे ब्लड लगता है वैसे ही वो उन्होंने आके डॉक्टर ताहिर शमसी जो हेड एंड स्पेशल जो ये काम करते हैं वो आए कराची से, उन्होंने आकर वो इसका मैरो जो है वो इंजेक्ट किया, इसके साथ लगाया, स्टार्ट किया और तकरीबन 1-1.5 घंटे का प्रोसेस था ये। उसमें इसका वो सारा ब्लड जो है वो अंदर इसके इंजेक्ट हो गया। उस दौरान इसको भी माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक रहा, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शर्जील के साथ बहुत सारी दुआएं थीं, इस वजह से शायद ये आज इस मुकाम तक पहुंचा है हमारे पास। वरना डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी पेशेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, मुंह जो है वो इतना पक जाता था कि एक तो वो ये भी हमें बताया गया था कि ये ट्रांसप्लांट जो है 10 साल की उम्र से पहले जो है वो करा लेना चाहिए। शर्जील 7 साल का था जब हमने ये प्रोसेस जो है इसका हुआ था। तो बहुत मुश्किल दिन गुजारे। उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर से पहले तो उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया होता है, सब सेल्स ज़ीरो होते हैं। तो उसके बाद जब वो ट्रांसप्लांट मैरो इंजेक्ट करते हैं, उसके तकरीबन हफ्ते के बाद जो है वो दोबारा से नए सेल पैदा होना शुरू होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रोज़ देखते थे इसकी टेस्ट रिपोर्ट्स, रोज़ सुबह आती थी। सुबह ये सोया होता था, 6 बजे आते थे वो इसकी रिपोर्ट लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए सोया था। तो सारा कुछ प्रोसेस होता था वो सीवी लाइन के ज़रिए होता था। इसको प्रिक नहीं करना होता था, इसको हाथ में वो छेड़ते नहीं थे, उसी के ज़रिए वो करते थे सब कुछ। तो एक वो आता होता था सुबह इसको, सिस्टर कभी होती थी, कभी वो जो उनके मेल स्टाफ हैं वो भी होते थे, वो आते थे, कह रहा था मैंने नहीं उठना उससे भी बड़ा ही करते थे। लेकिन ये बोलता नहीं था, बस ये शुरू से ही शाय नेचर में था। सारे डॉक्टर्स कहते थे हमने इसकी आवाज़ सुननी है, ये बोलता कैसे। तो मेरे पास इसकी एक स्कूल की वीडियो थी जिसमें इसने स्पीच की हुई थी वो फिर मैंने इसकी डॉक्टर्स को दिखाई तो उन्होंने कहा अच्छा शर्जील वाकई बोलता भी है सब डॉक्टर्स इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके बाद इसके सर के जो बाल हैं वो उतरना शुरू हो गए, क्योंकि कीमोथेरापी के बाद वो सारे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसको उलझन होनी शुरू हो गई, सारे बाल इसके गिरते थे। फिर हमने इसकी वो रेज़र फिरवा दिया, फिर इसकी टिंड हो गई सब फिर ये शर्माता था, इसको वीडियो कॉल्स के ज़रिए बात करते थे, कहता था मैंने नहीं करना। तो इसको सब इसके घर वालों ने, ख़ास तौर पे इसके ताया अबू जो हैं, उन्होंने इसके साथ बहुत ज़्यादा वो इसका प्यार भी उन्होंने इसकी बहुत किया कि वो इसको कहते थे बेटा आप उम्रा करके आए हो, आपने तो हज किया है। हज करने के बाद जब हमें इन दोनों बच्चों के बारे में पता चला था कि इनको ये डिज़ीज़ है, उसके बाद हमारी सारी फैमिली ने ये इरादा किया था कि हम अल्लाह के हुजूर जाके दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं ठीक होंगे। तो हमारी सारी फैमिली जिसमें हम 12 लोग थे, हम स्पेशली इन बच्चों की दुआ के लिए उम्रा अदा करने के लिए गए थे रमज़ान में। वहाँ पर हम गए, हमने अल्लाह से दुआएं मांगी। इसके ताया अबू ने कहा था कि जो खाना काबा है उसको पहली नज़र में जो देखता है उसकी दुआ कबूल होती। तो आप सब ने पहली दुआ सिर्फ़ इन दोनों बच्चों की मांगनी है कि अल्लाह जो है इन दोनों को सेहत याब करे। तो वो हमने
उम्रा अदा किया। उस वक्त भी शर्जील ने माशाल्लाह उन दिनों में भी बहुत अच्छा वहाँ पे सारा इसने भाग भाग कर सारा प्रोसेस किया, उम्रा भी अदा किया। इसका छोटा भाई भी मेरे साथ था, अगरचे उसके साथ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती, वो कभी गुम भी हो जाता था, बीच में मुझे इसको ढूंढना भी पड़ता था क्योंकि वहाँ पे तो रश होता था। लेकिन लास्ट डे जब हमने आना था वापस, उस दिन भी मस्जिद नबवी में हम लोग नमाज अदा कर रहे थे तो वो भाग गया, वहाँ से निकल गया। अब हम परेशान थे कहाँ से हम देखें इसको, कहाँ जाएं। तो वहाँ पर जो है वो लोग चीज़ें बहुत तकसीम किया करते थे। एक औरत बैठी थी, वो टॉफ़ियाँ बांट रही थी, ये उसके पास खड़ा हुआ था, टॉफ़ी खा रहा था लेकर उसे, वो भी हम लोगों ने उसको वहाँ से भी पकड़ा। तो खैर उम्रे के बाद फिर ट्रांसप्लांट की तरफ आते हैं। इसने जो हफ्ते के बाद फिर इसके सेल्स जो हैं वो दोबारा बनने शुरू हो गए और इसकी माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुई और तकरीबन 1 माह के बाद जो है वो इसकी रेड सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए थे, इसकी नैरो जो है वो वर्किंग करना शुरू हो गई। उसके बाद फिर हमें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन हमने वो भी 3 मंथ्स जो है वहीं पे लाहौर में स्टे करना था, हॉस्पिटल के करीब ही, क्योंकि इसकी जो केयर है वो इसका असल ट्रीटमेंट था। इसको किसी ने हाथ नहीं लगाना था, इसने बिल्कुल मास्क पहनना था। अभी तो इसने ये मास्क पहना, उससे इसने कैप भी पहनी होती थी। इवन मैं जब इसके साथ होती थी मेरे पूरा एक वो ड्रेस होता था, मेरी कैप होती थी, मास्क होती थी, मैंने वो एप्रन पहना होता था साथ में कि कोई इसको जर्म्स जो हैं वो टच ना कर सकें। इसके रूम की बहुत कीनली सफाई की जाती थी, स्पेशल किस्म के वो जर्म्स इन्फेक्टेड होते थे वो स्प्रे किए जाते थे। इसके बाबा इसको हर रोज़ एक टॉय नया ला के दिया करते थे, उसको भी वो स्पेशली करके दिया करते थे, स्प्रे करके उसको फिर हम दिया करते थे। तो हमने लाहौर में फिर इसके 3 मंथ्स वहाँ पे स्टे किए। इसके हॉस्पिटल के दौरान तो इसको कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जब ये घर आया तो उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा यूआईटी इन्फेक्शन हो गई थी, जिसमें यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। वो असल में कीमोथेरेपी के ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उस वक्त इसको ये मसला नहीं था, फिर इसका वो प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसकी वजह से हमें दोबारा हॉस्पिटल में आना पड़ा। वो भी बहुत मुश्किल प्रोसेस था क्योंकि शर्जील को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल था। ये कहता था अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं दोबारा क्यों जाऊँ। हमने कहा बेटा ये भी आपकी इसी ट्रीटमेंट का हिस्सा ही है, अगर आप ये कर लोगे तो आप इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। फिर हमें दोबारा एडमिट होना पड़ा वहाँ पर। फिर हमें 15 से 20 दिन उस प्रोसेस में लगे, जिसमें उसके ड्रिप्स के ज़रिए ही वो सारा प्रोसेस होता था। इसका जो यूरिन में ब्लड आना शुरू होता था उसको उन्होंने ड्रिप्स के ज़रिए क्लियर किया। ये रोज़ इसके यूरिन में से ब्लड के क्लॉट्स आते थे। ये कहता था मम्मा क्या है, ये क्लॉट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, मैं कब से यूरिन कर करके थक गया हूँ। फिर अल्लाह के फजल करम से मेडिसिन्स वगैरह के बाद इसका काफ़ी ठीक हो गया। उसके बाद 1 माह के बाद फिर हमें 15 दिन के बाद ये डिस्चार्ज हो गया। फिर हमें वहीं पे रहे हम लोग 3 मंथ्स तक। इसकी वो सीवी लाइन जो है वो इसकी वहाँ पर लगी रहनी थी, उसके ज़रिए इसके सारे प्रोसेस हो रहे थे। मेडिकेशन भी थी, इसकी एक मेडिसिन थी न्यूराल, जिसको हमने टाइमली देनी होती थी। सुबह अगर 7 बजे दी है तो रात को भी हमने वो 7 बजे ही देनी होती थी। वो भी इसने बड़ी मुश्किल से ली, लेकिन बहरहाल इसने मुझे तंग नहीं किया मेडिसिन में, ये लेता रहा सारा कुछ। इसने अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू किया, मुझे तंग भी नहीं किया। अपने रूम में इसने अकेले रहना होता था, कभी कभी बोर हो जाता था, कहता था मम्मा मैंने बाहर जाना है। मैंने कहा आप ये विंडो होती थी वहाँ पर, वहाँ से बाहर ये देख लिया करता था, उधर से देख लेता था। इस तरह हमने लाहौर में रहा। फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद हमें वहाँ से छुट्टी मिली, फिर हम घर आए। यहाँ पर घर में भी इसके स्पेशल हमने ऊपर एक रूम बनाया जहाँ पर सिर्फ मैं और शर्जील थे। ये तकरीबन 6 मंथ्स तक हम लोग इसी तरह रहे हैं, जिसमें मैं और शर्जील ही इकट्ठे रहे हैं। मेरा जो छोटा बेटा था उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम था, उसको मैं घर में छोड़ के गई। इसकी दादी, फूफो और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की। वो भी अल्लाह की मर्ज़ी थी कि वो इतना ज़्यादा सेंसिबल नहीं था, वरना अगर कोई सेंसिबल बच्चा होता तो शायद वो इतनी देर माँ के बगैर नहीं रह सकता था। लेकिन ये सारे अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्लाह को जानता है कि जिस काम में हमारी भलाई होती है। उसने सारा जो टाइम है वो अपनी दादी और फूफो और सारे घर वालों ने उसकी लुक आफ्टर किया, वो वहीं पे उनके साथ रहा। मैं भी बहुत उदास हो गई थी, ये भी कहता था कि मैंने अपने भाई से मिलना है। एक दफ़ा इसको मिलाने के लिए वहाँ पर लेके भी आए, लेकिन वो वहाँ पे स्टे नहीं कर सकता था क्योंकि वो बैठ नहीं सकता, वो बार बार भागता है, फिरता है, चीज़ों को छेड़ता है, तोड़ता है। तो ये भी थोड़ा सा हो गया कि मैंने मम्मा भाई के साथ खेलना है, बाहर आना है। इसके बाबा ने कहा नहीं आप बाहर नहीं आ सकते, इसको वापस भेजना चाहिए क्योंकि ये ऐसे इस शर्जील के लिए प्रॉब्लम होगी। फिर इसको हमें वापस भेजना पड़ा। फिर अल्लाह का शुक्र है अब 6 मंथ्स के बाद इसकी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल होनी शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी रिपोर्ट्स जो ठीक होती गई।
और तकरीबन इसका जो प्रोसेस है ट्रांसप्लांट के बाद, डॉक्टर ने बताया था कि 1-1.5 साल के बाद जाकर जो है वो बच्चा, हम कहते हैं कि अब ये कम्प्लीटली ठीक हो गया है। इसमें ये होता है कि जैसे कोई बच्चा दोबारा पैदा होता है, यही इसमें भी प्रोसेस होता है कि दोबारा से शर्जील जो है वो पैदा हुआ, फिर इसके बाल भी आने शुरू हो गए सारे, और अब तो माशाल्लाह शर्जील बिल्कुल ठीक है। अब इसकी थोड़ी बहुत मेडिकेशन जारी है, वैक्सीनेशन जो है वो अभी इसकी स्टार्ट होनी है, वो भी इंशाल्लाह इसकी ये मेडिकेशन थोड़ी सी रह गई है, अब इंशाल्लाह वो ख़त्म होगी तो फिर इसकी वैक्सीनेशन होगी और उसके बाद शर्जील जो है वो बिल्कुल इस बीमारी से आज़ाद हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा थैलेसीमिया के बारे में ज़रूर थैलेसीमिया के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग इससे बचने के लिए जो इसका वाहिद हल है वो यही है कि शादी से पहले जो है वो सब लड़के लड़की जो भी शादी हो उनके पहले टेस्ट ज़रूर करवा लिए जाएं, क्योंकि ये बीमारी हमारी मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि फैमिली मैरिजेज़ ही हों, क्योंकि ये कैरियर होते हैं। असल में जैसे आप लोग आते हैं, डिज़ीज़ होती है, आप लोग अपने पेरेंट्स से चीज़ें लेते हो कि उनकी आँखें आप जैसी होती हैं या कोई भी हैबिट्स जो हैं वो आपसे उनसे मिलती हैं। इसी तरह डिज़ीज़ के भी जीन्स होते हैं, कैरियर होते हैं, वो भी पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। अब ये बीमारी उस वक्त होती है जब 2 कैरियर की शादी हो, यानी कि दोनों के अंदर ही थैलेसीमिया के कैरियर जीन्स हों। तो जब उन दोनों की शादी होगी तो 50% चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे जो हैं थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा हों। अब उसका प्रोसेस ये होता है कि अगर ऐसे लोगों की शादी हो जाए, जैसे हमें नहीं पता था कि हम थैलेसीमिया के कैरियर हैं, शर्जील की डायग्नोस के बाद हमें मालूम हुआ, उसके बाद हमने अपने टेस्ट करवाए, फिर हमने अपने सारी फैमिली मेम्बर्स के टेस्ट करवाए, तो उसमें से हमें पता चला काफ़ी लोग जो हैं वो थैलेसीमिया के कैरियर थे। ये आपकी फूफा भी थैलेसीमिया की कैरियर टीचर है, मेरा भी इसी तरह। लेकिन जो कैरियर लोग हैं वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, उनमें ऐसा कोई मसला नहीं होता, उनमें सिर्फ बॉडी का जो ब्लड का एक हिस्सा होता है वो डिफेक्टेड होता है, बाकी उनको कोई मसला नहीं होता, उनकी HB लेवल जो है वो कम हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन जब 2 कैरियर की शादी हो जाए तो बाद में उनके बच्चों में प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि अगर दोनों माँ और बाप दोनों में से डिफेक्टेड ब्लड आएगा तो फिर बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो सकता है। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि शादी से पहले जो है वो सब लोगों के ये स्पेशली टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया जाए। सिंध में तो ये रूल बन चुका है, वहाँ पे तो उनके निकाह नामे में ये शर्त लगा दी गई है कि पहले ये जो टेस्ट है वो लाजमी कराया जाए, क्योंकि इस बीमारी से बचने का तरीका तो यही है। और इसके बाद जो इसका इलाज है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कितना पेनफुल है और कितना इसमें बहुत ज़्यादा सब्र की और हौसले की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए और इसके साथ यही मैं कहूँगी कि आप सब लोग जो डोनेट करें ब्लड, ऐसे बच्चों को ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, तो ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से आपका ब्लड कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ता ही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Thank you very much, ma'am, for your story. Now I can see many curious faces here, and you can ask questions. Yes. हाँ, 6 मंथ्स के बाद भी जा सकता था, लेकिन फुली नहीं, ये प्रिपेयर होता था। इसको उन्होंने स्पेशल वो क्या कहते हैं उसको, सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ करता था बाहर जाने के लिए, पहले हैंड्स में वो लगाना। गैदरिंग में अभी भी इसको मैं मास्क लगा के स्कूल में भेज रही हूँ, जब इसकी वैक्सीनेशन हो जाएगी तब ये फिर कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर हो जाएगा। ये होता है। शर्जील के कज़न ने ब्लड ट्रांसप्लांट किया था, उसके लिए डॉक्टर ने पहले आपको सेटिस्फाई किया था कि जो डोनेटर है उसके लिए कोई ऐसी हर्डल्स नहीं आएंगी? हाँ, वो हमें उन्होंने कहा था जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं इसी तरह मैरो भी डोनेट हो जाता है, वो दोबारा से उसी वक्त बनना शुरू हो जाता है, उसका कोई जो डोनेट कर रहा है उसको कोई मसला नहीं होता। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह FSC का स्टूडेंट था, वैसे भी वो समझदार था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई मसला नहीं हुआ, वो माशाल्लाह ठीक है। उसने देना है, हाँ, अल्लाह ने उसको भी ज़िंदगी दे और इसको भी दे। और इसी तरह इसकी मैंने साथ में मैं ये स्कूल के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि स्कूल के साथ भी मैंने, आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। शर्जील की स्टडीज़ को कंटिन्यू करने में इसका मैंने कोई भी साल जो है वो मिस नहीं होने दिया, इसको साथ साथ मैं पढ़ाती भी गई और इसने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट की और अपनी बीमारी से भी फ़ाइट किया। और मैम अपार्ट दिस डिजीज़ क्या शर्जील की कोई पर्सनल विम है? असल में इसके फादर जो हैं वो हैं क्रिकेटर,
वो अभी भी साउथ काड़ा के जो हैं वो कैप्टन हैं, उनको क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है। उनका ही शौक़ था कि उनका बेटा जो है क्रिकेटर बने, और आगे से उनके जर्म्स इसमें आ गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए। इसको भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हॉस्पिटल में भी ये सारा टाइम मैचेस वगैरह ही देखता रहता था, मोबाइल में भी और टीवी में भी। सारे डॉक्टर्स आके पूछते थे हाँ भाई आज कौन सा मैच हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका जो लाइफ में एम तो यही है फ़िलहाल कि मैं क्रिकेटर बनना चाहूँगा बड़ा होकर। तो इंशाल्लाह यही इसका एम है कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर ऐसा बनूँ। नहीं बोलेगा, उससे पूछो तो फिर वो हो जाएगा। ये बहुत शाई है, बोलता नहीं है। क्रिकेट के बारे में बोलेगा। हाँ। आपने यहाँ पे इतनी एक मुश्किल 3-4 साल गुजारे जी। जब से पैदा हुआ, जब से डायग्नोज हुआ तब से मुश्किल थी। तो जब आप डिसअपॉइंट होती थी तो आप क्या करती? मेरी सिर्फ अल्लाह से दुआ करती थी। उस वक्त मैं होती थी और अल्लाह की हजूर में इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ किया करती थी कि अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह, मुझे यकीन था कि अल्लाह जो है मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। और आज इसी यकीन की बदौलत जो है मैं यहाँ पे खुश खड़ी हूँ। मैम आफ्टर वैक्सीनेशन और मेडिसिन इसको मुस्तकिल में किसी किस्म का कोई इसका इशू नहीं पेश आएगा? इंशाल्लाह आई होप सो कि ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह ये इसका कोई ऐसा प्रोसेस है नहीं, लेकिन ये है कि अल्लाह के कामों में कोई नहीं, हम जितनी एहतियात करेंगे वही इसके लिए अच्छी होगी। इस वक्त शर्जील के एचपी क्या है? अभी हमने इसकी ट्रांसप्लांट के बाद अभी करवाना है, अभी इसको मेडिकेशन दे रहे हैं। अभी इसके एचपी लेवल तकरीबन 12 था लास्ट जो हमने करवाया था उसमें। नॉर्मल जो है वो 12 to 18 होता है, तो अभी इसका 12 आया था लास्ट वीक जो हमने किया। बताओ जैसे स्टील हो गया। मैम जब डॉक्टर्स ने आपको कंफर्म किया था कि पेरेंट्स में ये इशू है, तो ऐसा कोई इसकी मेडिकेशन है कि नहीं, इसकी medication- पेरेंट्स में ये चीज़ रिकवर होगी? इसका जो टेस्ट होता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिससे पता चलता है कि थैलेसीमिया के कैरियर हैं या नहीं। अब हमारी तो शादी हो चुकी थी, उसके बाद अब हमें यही था कि जब नेक्स्ट बेबी हमने के लिए उन्होंने कहा था कि ज़रूरी है कि आपकी 3 मंथ्स प्रेगनेंसी के बाद जो CVS टेस्ट होगा उसमें उस बच्चे का पता चल जाएगा कि ये थैलेसीमिया के कैरियर है या नॉर्मल है या थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है। जो इसका जो दूसरा भाई है उसकी दफ़ा 3 मंथ्स में मैंने वो टेस्ट करवाया था, वो उसमें कैरियर था थैलेसीमिया का, लेकिन वो मेजर नहीं था। तो यही इसका प्रोसेस होता है। अगर ऐसे 2 लोगों की शादी हो जाए तो बाद में उनको ये टेस्ट जो है वो लाजमी करवाना चाहिए 3 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी में। तो अगर कोई डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद वैक्सीनेशन की जाती है तब से? नहीं, इसका बस यही है कि आपको वो टेस्ट करवाना पड़ेगा 3 मंथ्स के बाद CVS का, शादी के बाद। अगर आप नॉर्मल हैं यानी कि आप कैरियर हैं तो आपको ये होगा कि आपकी शादी जो है किसी नॉर्मल पर्सन के साथ हो। ये ज़रूरी है कि कैरियर के साथ आपकी शादी ना हो। अगर आपकी नॉर्मल पर्सन के साथ शादी होगी तो फिर आपकी, ऐसे भी हमारी फैमिली में चांसेस हुए हैं। अब उसके बाद मेरी शादी के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि अब हम फैमिली मैरिजेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मेरी भतीजी थी उसकी अब बचपन से उसकी इंगेजमेंट हुई थी। इस तरह आपको पता ही है कि शादी के जो मामलात हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती हैं। तो अब हम लोग उसकी तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने उनके टेस्ट करवाए। उसमें वो मेरी भतीजी जो थी वो तो कैरियर थी, लेकिन जो उसका जो हस्बैंड था वो नॉर्मल पर्सन था। हमने डॉक्टर से कहा कि हाँ इनकी शादी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन से तो आपका ब्लड जो है वो नॉर्मल ही आएगा, डिफेक्टेड नहीं आएगा। तो इसलिए तो बेहतर यही होगा कि आप एक नॉर्मल के साथ उसकी शादी हो जाए। अब ये होता है।